नेचर में मौजूद अलग अलग चीज़ों की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, जैसे कि वाटर और कोयल यानी कि फॉसिल फ्यूल। हाइडल पावर प्लांट्स में क्या किया जाता है कि जो रिजर्वायर में ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर मौजूद है, उसे पाइप के ज़रिए से टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है। और जब टरबाइन के ब्लेड्स घूमती हैं तो वो जनरेटर से कनेक्ट होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। यहाँ पे डैम में क्या होता है कि जो वाटर रिजर्वायर में मौजूद है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। जब पाइप के ज़रिए से इस वाटर को टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है, यानी वाटर मोशन में है, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और जब ये पानी टरबाइन के ऊपर गिरा तो टरबाइन का ब्लेड घूमा और ये टरबाइन कनेक्टेड होता है जनरेटर से। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वाटर का, वो ट्रांसफॉर्म हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस तरीके से हाइडल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। यहाँ पे जो भी वाटर है वो या तो नदी से खींचा जाता है या फिर रेन वाटर से यहाँ पे वाटर कलेक्ट होता है। इस तरीके से पानी का इस्तेमाल कर कर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के बाद यहाँ पे जो भी वाटर है उसको डाउन स्ट्रीम में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जहाँ डाउन स्ट्रीम में जो भी लोग हैं उस वाटर का इस्तेमाल अलग अलग पर्पस के लिए करते हैं। इरिगेशन के लिए किया, इंडस्ट्रियल यूज के लिए किया, या फिर ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, अलग अलग पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए किया। दुनिया भर में लगभग 25% इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हाइडल पावर प्लांट्स में होता है, हाइडल पावर से होता है। हाइडल पावर के लीडिंग प्रोड्यूसर्स की बात की जाए तो वो है पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चाइना। इंडिया में भी कुछ इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशंस हैं, जैसे कि भाखड़ा नंगल डैम, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। ये कुछ हाइडल पावर प्लांट्स हैं जहाँ पे वाटर का इस्तेमाल कर कर इलेक्ट्रिसिटी को तैयार किया जाता है। नॉर्वे दुनिया में पहला ऐसा कंट्री था जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप किया। नॉर्वे पहला कंट्री है जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप किया, जहाँ पे स्टैंडिंग वाटर का इस्तेमाल कर कर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। बात की जाए नॉन कॉन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की, तो दुनिया भर में फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड ड्यू टू इट्स ग्रोइंग डिमांड। इसकी वजह से फॉसिल फ्यूल की शॉर्टेज होने लगी है, कमी होने लगी है। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सहॉस्टिबल रिसोर्स है, एक ऐसा रिसोर्स है जो सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ख़त्म हो जाना है। एक एस्टिमेशन के मुताबिक फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन रेट जो आज है यही कंटिन्यू रहता है तो इस फ्यूल का रिजर्व, इस फ्यूल का डिपॉजिट जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। यानी कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो आज नेचर में अर्थ के क्रस्ट में एग्जिस्ट करते हैं, वो आगे आने वाले फ्यूचर में ख़त्म हो सकते हैं अगर हम इसका केयरलेस कंजम्पशन करते रहें तो। और फॉसिल फ्यूल को जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से बहुत पॉल्यूशन भी होता है। एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसी वजह से ये नीड है, अभी इस चीज़ की काफ़ी ज़रूरत है कि हम नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस का इस्तेमाल करें, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि ये रिन्यूएबल है, इसका इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं। पहला बात करते हैं सोलर एनर्जी की। सन अर्थ का एक बेसिक सोर्स है जहाँ से एनर्जी आता है। हीट का, एनर्जी का सबसे बेसिक सोर्स सन है। सन की जो भी रेडिएशन है, जो भी हीट एनर्जी है, उसको हम हर वक्त फील करते हैं। दिन के समय ख़ास तौर से इसे हम फील करते हैं। सोलर एनर्जी को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, उसको टैप कर सकते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी को तैयार कर सकते हैं। और ऐसा हम सोलर सेल्स के माध्यम से, फोटोवोल्टेइक सेल्स के माध्यम से कर सकते हैं, जहाँ पे सोलर एनर्जी को लाइट एनर्जी में या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है।
बहुत सारे जो सोलर सेल्स है उसको ज्वाइन कर कर हम लोग सोलर पैनल बना सकते हैं, और सोलर पैनल्स के माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को तैयार कर सकते हैं और उसको अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हीटिंग के लिए, खाना पकाने के लिए, या फिर लाइटनिंग पर्पस के लिए उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में काफ़ी ब्राइट सनशाइन होता है, यहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल है कि हम सोलर एनर्जी को टैप कर कर इलेक्ट्रिसिटी को तैयार कर सकते हैं, जैसे कि सहारा डेजर्ट का रीजन, अफ्रीकन रीजन, या फिर इंडिया में थार डेजर्ट रीजन। ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर कर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्राइट सनशाइन देखने को मिलता है। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल सोलर हीटर्स में, सोलर कुकर में किया जाता है, सोलर ड्रायर में किया जाता है। इसके साथ साथ स्ट्रीट लाइटनिंग में, कम्युनिटी लाइटनिंग के लिए जो भी गलियों में बल्ब रहता है उसको जलाने के लिए, ग्लो करने के लिए हम लोग सोलर पैनल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स में हम लोग सोलर पैनल्स का या फिर सोलर डिस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग सोलर एनर्जी को टैप कर कर उसका इस्तेमाल कर कर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। या फिर कोई रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, बिल्डिंग है, तो वहाँ पे जो रूफ टॉप है, छत है, वहाँ पे सोलर पैनल्स को इस तरीके से बिछाकर हम ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। विंड एनर्जी, विंड कभी ना ख़त्म होने वाला एक रिसोर्स है। ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। पहले के ज़माने में विंड मिल्स का इस्तेमाल आटा को पीसने के लिए किया जाता था, ग्रेन्स को, सीरियल्स को पीसने के लिए, आटा बनाने के लिए किया जाता था, या फिर ग्राउंड वाटर से वाटर को लिफ्ट करने के लिए, निकालने के लिए विंड मिल्स का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज के समय में जो भी विंड मिल्स हैं उसका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कर सकते हैं। मान के चलते ये जो विंड मिल है, इसमें ये जो ब्लेड्स हैं ये घूमना शुरू कर देता है जब इससे हाई वेलोसिटी का विंड टकराता है। हाई वेलोसिटी का विंड मिल को रोटेट करेगा, और ये जो है ये जनरेटर से कनेक्टेड होता है, और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को तैयार करता है। तो यहाँ पे हम क्या चीज़ देख रहे हैं कि विंड का जो काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। विंड फार्म्स क्या होता है, बहुत सारे विंड मिल्स का ग्रुप या क्लस्टर किसी भी पार्टिकुलर रीजन में हो तो उसे विंड फार्म कहते हैं। आमतौर पे विंड फार्म्स कोस्टल रीजन में बनाए जाते हैं या फिर माउंटेनियस रीजन में बनाए जाते हैं, जहाँ पे विंड का वेलोसिटी काफ़ी तेज़ हो, काफ़ी कंसीडरेबल हो, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सके, जहाँ पे कॉन्टीन्यूसली स्ट्रॉन्ग विंड्स बहते रहें। अगर बात की जाए तो विंड फार्म्स आमतौर पे नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन जैसी कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। इन कंट्रीज़ में विंड फार्म्स में ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ नेचर में ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं जो कॉन्टीन्यूसली रेडिएशन इमिट करते हैं, जिनमें न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है, और वो स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस के दौरान ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट, लाइट और एनर्जी रेडिएट होती है। तो उसी लाइट और उसी हीट और एनर्जी का इस्तेमाल कर कर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में कुछ जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यूरेनियम या फिर थोरियम, वो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से जाता है, वहाँ पे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता है, और वहाँ पे जो भी एनर्जी इमिट होता है, रिलीज होता है, उस एनर्जी का इस्तेमाल कर कर इलेक्ट्रिसिटी को तैयार किया जाता है। न्यूक्लियर पावर का ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर यूएसए और यूरोप है। इंडिया के अंदर राजस्थान और झारखंड के अंदर यूरेनियम और थोरियम के डिपॉजिट्स हैं। केरला के अंदर
मोनोजाइट सैंड्स, एक प्रकार का रेत है, मिट्टी है या फिर ग्रेवल है। इस मोनोजाइट सैंड के अंदर ह्यूज क्वांटिटी में थोरियम मौजूद होता है। थोरियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होने की वजह से जब इसमें न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है, फिजन मतलब होता है टूटना, जब एक बड़ा अनस्टेबल रेडियो न्यूक्लाई टूटता है सिंपलर न्यूक्लियस में, तो इस दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इसी एनर्जी का इस्तेमाल कर कर हम इलेक्ट्रिसिटी को तैयार करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। तो केरला के मोनोजाइट सैंड में यूरेनियम और थोरियम के डिपॉजिट्स हैं। इंडिया के अंदर कुछ जगहों पे न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं, जैसे तमिलनाडु के कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, कोटा के पास राणा प्रताप सागर, यूपी में नरोरा और कर्नाटका में कैगा। ये जो पार्टिकुलर रीजन्स हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। जियोथर्मल एनर्जी, अर्थ के इंटीरियर में ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी स्टोर्ड है। जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से नीचे की ओर सेंटर की तरफ जाते जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। यानी जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर में जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ता जाएगा, डेंसिटी वगैरह सब कुछ बढ़ता जाएगा। कभी कभी क्या होता है, अर्थ के इंटीरियर में जो हीट एनर्जी है वो सरफेस पे आ जाता है, और अगर सरफेस पे वाटर हो, वाटर बॉडी हो, तो वो उस वाटर बॉडी को गर्म कर देता है। जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स में वाटर काफ़ी गर्म होता है, और उसी हॉट वाटर का इस्तेमाल कर कर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हॉट स्प्रिंग्स हैं, जो गर्म झरने हैं, वहाँ पर जो हीट एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, उसका इस्तेमाल कर कर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। जो हॉट स्प्रिंग्स में जियोथर्मल एनर्जी है, उसका इस्तेमाल हम लोग खाना पकाने के लिए, नहाने के लिए या फिर हीटिंग पर्पस के लिए हम लोग काफ़ी सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। यूएसए के अंदर दुनिया का सबसे लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट है। इसके बाद न्यूजीलैंड में, आइसलैंड, फिलीपींस और सेंट्रल अमेरिका के रीजन्स में भी जियोथर्मल एनर्जी के सोर्स हैं, हॉट स्प्रिंग्स हैं। इंडिया के अंदर जियोथर्मल प्लांट्स हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में है, लद्दाख के पूगा वैली में है। लद्दाख में बात करें तो लद्दाख के साउथ ईस्टर्न पार्ट में पूगा वैली है। मान के चलते ये लद्दाख है, तो लद्दाख का ये जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है, ये जो पार्टिकुलर रीजन है साउथ ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पे पूगा वैली है। और इस पूगा वैली में एक जियोथर्मल पावर प्लांट्स हैं। यहाँ पे दोनों ही पावर प्लांट्स के फिगर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, जहाँ पे एक पावर प्लांट, एक जियोथर्मल या हॉट स्प्रिंग के ऊपर क्या किया जा रहा है, खाना को पकाया जा रहा है। टाइडल एनर्जी, ओशियन का वाटर कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहता है, वो डायनामिक है। तो टाइड से जो एनर्जी जनरेट होता है उसे हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। समुंदर में जो टाइड्स, हाई टाइड और लो टाइड बनता है, सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, उस टाइड की वजह से जो एनर्जी जनरेट होता है उसे हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। डैम बनाकर हम लोग टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। दुनिया में पहला टाइडल एनर्जी स्टेशन फ्रांस में बनाया गया। पहला एनर्जी स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। क्या होता है, हाई टाइड के दौरान डैम है, तो डैम में वाटर इंटर करेगा तो वो इस टरबाइन को घुमा देगा, और ये टरबाइन कनेक्टेड होता है जनरेटर से, और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को तैयार करेगा। तो हाई टाइड के दौरान पानी तो अंदर आ गया, लो टाइड के दौरान क्या होगा, पानी पीछे की ओर जाएगा, रिसीड करेगा, पानी समंदर की तरफ जाएगा, और हाई टाइड में पानी
लैंड की तरफ आएगा। तो जब हाई टाइड होता है तो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है और लो टाइड के दौरान भी। क्यों? लो टाइड में पानी जब रिसीड करेगा, पीछे की ओर जाएगा, तो उस दौरान भी ये टरबाइन को घुमाएगा और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। तो आम तौर पे टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को उसी पार्टिकुलर रीजन में जनरेट किया जा सकता है जहाँ पे जो कोस्ट लाइन है वो नैरो हो, उसकी ओपनिंग फनल शेप्ड हो। जैसे कि इंडिया में ये जो गल्फ ऑफ खाम्बे या गल्फ ऑफ खाम्बत है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फनल शेप का या फिर काफ़ी नैरो कोस्ट लाइन होता है। तो जहाँ पे नैरो कोस्ट लाइन है, नैरो ओपनिंग है, वहीं पे टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है। रसिया, फ्रांस और इंडिया के अंदर गल्फ ऑफ कच्छ, ये जो पार्टिकुलर रीजन है, यहाँ पे बहुत बड़े टाइडल मिल फार्म्स हैं। सेकेंड एनर्जी का सोर्स है, रिन्यूएबल सोर्स है, वो है बायोगैस। बायोगैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। क्या होता है कि इसमें बायोगैस को इस पार्टिकुलर सिस्टम में जनरेट किया जाता है। जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे कि कोई भी प्लांट या एनिमल मर गया, या फिर प्लांट ये का जो भी एक्सक्रीटिव वेस्ट है, जो भी पॉटी है, या एनिमल डंग जैसे कि गाय का गोबर, भैंस का गोबर, या फिर किचन वेस्ट जैसे कि केले का छिलका या फिर डिस्कार्टेड वेजिटेबल्स, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है गैसियस फ्यूल को बनाने में, और उस गैसियस फ्यूल को बायोगैस कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो बायोगैस है वो एक गैसियस फ्यूल है, यानी ये गैस है और ये फ्यूल की तरह एक्ट करता है, जिसको हम लोग कुकिंग, हीटिंग, लाइटनिंग और अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होता है कि जो भी गाय का गोबर है उसमें पानी मिलाया जाता है, उसको थोड़ा सा फ्लूइड लाइक प्रॉपर्टी उसमें आ सके, इसके लिए जो भी गाय का गोबर है उसमें पानी मिलाया जाता है और उसी को हम लोग स्लरी कहते हैं। स्लरी क्या होता है? एक थिक लिक्विड होता है जिसमें वाटर को मिक्स किया जाता है काउ डंक में। अब ये स्लरी को पाइप के जरिए से इस गैस टैंक में या फिर इस डाइजेस्टर में, इसको डाइजेस्टर कहते हैं, यहाँ पे भेजा जाता है। अब यहाँ पे जाने के बाद ये एक पैक्ड इन्वायरमेंट में एनॉर्बिक कंडीशन में, यानी जब ऑक्सीजन नहीं हो, यहाँ पे इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे टैंक को सील कर दिया जाता है। कहीं से भी ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता है एनॉर्बिक कंडीशन में, यानी ऑक्सीजन के अब्सेंस में जो भी एनॉर्बिक बैक्टीरिया है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो इस वेस्ट को, इस गाय के गोबर को या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट को या किचन वेस्ट को क्या करता है? डिकम्पोज करता है, डिग्रेड करता है। और इस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के दौरान बहुत सारे गैस रिलीज होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। तो ये सब कुछ रिलीज होता है जब बैक्टीरिया काउ डंक को क्या कर रहा होता है? डिकम्पोज कर रहा होता है। तो जो भी गैस रिलीज हुआ, उस गैस को यहाँ से आउटलेट से हम लोग निकाल लेंगे और उसका इस्तेमाल हम लोग कुकिंग के लिए कर सकते हैं, हीटिंग के लिए कर सकते हैं। तो इसी को बायोगैस कहते हैं। बायोगैस मतलब क्या हो गया कि इस एनॉर्बिक कंडीशन में जो भी डिग्रेडेशन या डिकम्पोजिशन के दौरान गैस रिलीज हुआ, उसी को बायोगैस कहते हैं। और बायोगैस क्या होता है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। ये काफ़ी बेहतर फ्यूल है, कुकिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हर साल इस मेथड का इस्तेमाल कर कर ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर को हम बना सकते हैं, क्योंकि गैस तो रिलीज हो गया और बाकी डिकम्पोजिशन के बाद जो भी बचा उसको हम मैन्यूर कहते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग खेतों में एज अ फर्टिलाइज़र, एज एन ऑर्गेनिक मैन्यूर कर सकते हैं। और ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है और ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल यील्ड को बढ़ा देता है। एनर्जी हर जगह मौजूद है, लेकिन एनर्जी का इस्तेमाल करना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी एक्सपेंसिव और कॉस्टली है, जो हमने अलग अलग प्रोसेस में देखा। कभी कभी तो पॉल्यूशन भी रिलीज होता है, तो कभी कभी कुछ एनर्जी के सोर्सेस इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। इसी वजह से हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम एनर्जी को वेस्ट ना करें, क्योंकि एनर्जी सेव करेंगे तो एनर्जी को हम जनरेट करने में मदद करेंगे। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड।
इसी वजह से ज़रूरी है कि हम आज बेहतर तरीके से जुडिशियस और सस्टेनेबल तरीके से एनर्जी का इस्तेमाल करें, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी इसका इस्तेमाल कर सकें, फ्यूचर भी हमारा ब्राइट हो, फ्यूचर हमारा सेव्ड हो। इसके लिए हमें एनर्जी कंजर्वेशन करना होगा और एनर्जी को जनरेट करने के अलग अलग सोर्सेस को ढूंढना होगा, तलाशना होगा।